उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां 2019 में नुकसान का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। 8 सीटें और ये 8 सीटें बता रही हैं कि यहां एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है। बीजेपी 7 सीटें जीत रही है, आरएलडी 1 सीट जीत रही है और समाजवादी पार्टी की साइकिल यहां पर चलती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि पंचर समाजवादी पार्टी की साइकिल में होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। ये वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां 2019 में नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को। वजह ये रही थी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, बीएसपी की वजह से खासा नुकसान झेलना पड़ा था। तो 8 सीटों का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि 7 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी और आरएलडी जो अभी अलाई पार्टनर बना है, चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आए हैं, वो भी अपनी एक सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम यूपी बीजेपी स्वीप कर रही है इस बार, ये क्लियरली हमारा सर्वे जो है दिखा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी 8 सीटें भावेश आपने दी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं शुरुआत में देखूं तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, ये 8 हो जाती हैं। लेकिन इसके आगे का इलाका भी तो आप वेस्ट में ही मानेंगे ना, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इवन बुलंदशहर। बुलंदशहर वेस्ट यूपी में हम माने, लेकिन बाकी के सीट को उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया, जिसको रोहिलखंड हम लोग कहते हैं। तो रोहिलखंड और उसको अलग अलग करके डिवाइड किया हमने पूरे यूपी के, क्योंकि बहुत बड़ा क्योंकि 80 सीटों का डिवाइड करना तो 6, 7, 8 सीटों ऐसे करके हमने उसको रीजन बनाया हुआ है। देखिए इसमें तो ये पहले जो जितनी सीटें अभी आपने बताई हैं इसमें आरएलडी का सारा इफेक्ट आ गया। बिल्कुल, आरएलडी का थोड़ा बहुत रोहिलखंड में भी इफेक्ट है, जो बिजनौर वाली सीट है वो संभल भी इसी में गिनेंगे। रामपुर आपका उसमें रोहिलखंड में आ गया। रोहिलखंड में जी, ठीक है। वेस्ट यूपी एनडीए स्वीप जी, राहुल जी। देखिए जैसे मुजफ्फरनगर की सीट है, अब वहां पर जिस तरह का समीकरण चल रहा है बालियान और संजीत सोम के बीच में, वो इस तरह की चीजें हैं जो कि एक सीट को हरा सकती है। आपको अगर कोई अपना ही पार्टी का आदमी आपको हराने पे तुल जाता है तो वो मुश्किल करती है। अब तो योगी जी ने उसको सुलटा दिया ना, आजू बाजू बैठा दिया था। नहीं, सुलटा नहीं ना, उसके बाद फिर जो है संगीत सोम जो है उठ के बोलने पड़ लग गए ना। उसके बाद उन्होंने गाँव में जाके पोस्टर वोस्टर लगा दिए ना, तो बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी सीटें बालियान हारेंगे, बालियान हार सकते हैं, मैंने ये कहा। फंसी हुई सीट देखिए मैं देखिए दूसरा मुजफ्फरनगर, इसके बाद आप भावेश बोलिएगा। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी, पहले मैं इस पे पूरा कर लूं, उसके बाद मेरे को पता है वो राहुल जी करेंगे। देर में त्रिपाठी जी की आवाज गूंजी। आपकी बातों से सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते। मुजफ्फरनगर में जो बात है कि किस तरह से वहां पर जो समाज जो बीएसपी जिस तरह से अपनी जो उन्होंने कैंडिडेट दिया है, उस कैंडिडेट के कारण वहां पर जो वोट हैं, बीजेपी के वोट हैं खासतौर से, वो कटते हुए दिखाई देते। ठीक है सर, ठीक। तो ऐसी और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के कैंडिडेट बीएसपी दे रही है, वो कोई बीजेपी को हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा। इस पर हम लोग आगे बात करें आप, लेकिन मुजफ्फरनगर में बीजेपी की जो इंटरनल राइवलरी है वो प्ले कर रही है, उसका नुकसान होगा। बालियान साहब को मुश्किल हो सकती है। सर्वे हालांकि जीतता हुआ दिखा रहा है। नहीं, देखिए भावेश जी का सर्वे जीतता हुआ दिखा रहा है। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़े अंतर से जीतने वाली सीट होगी भारतीय जनता पार्टी। संजीव बालियान चौधरी अजीत सिंह के सामने जो लड़ाई लड़ चुके हैं 2019 में, उससे बड़ी लड़ाई अब उनके जीवन में नहीं आने वाली। संगीत सोम का कुछ कह देना, संगीत सोम के उनके जो कहते हैं ना कि 2 लोगों की जो राजनीतिक लड़ाई है, उसमें आपको लगता है कि अगर राजपूत वोट वो योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद भी, बोलने के बाद भी दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक आकलन है। और जो जाट है, एक गांव है भैंसवाल, उस गांव में संजीव बालियान पिछले 2 साल से घुस नहीं पाए थे, और उस गांव के लोग अब अपनी मूछें जरा ताव देते हुए कह रहे हैं कि इस बार तो बालियान साहब ही जीतेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और नहीं जीतने वाला है। ये जो चौधरी साहब की पार्टी से गठजोड़ हुआ है, जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लैंड में कमाल करने जा रहा है। देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी हाई रहता है और इससे जाट वोटर्स पर प्रभाव पड़ता है, और फिलहाल हमें रिफ्लेक्शन तो नजर आ रहा है। देवेंद्र के पास एक बार चलेंगे। देवेंद्र, अभी तक 8 सीटें हमने दिखाई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, 8 सीटों पर क्लीन स्वीप एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट आरएलडी के खाते में जा रही है और 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, जिसमें मुजफ्फरनगर भी है, जहां टसल दिखाई दी थी ठाकुर वर्सेस जाट की।
मुजफ्फरनगर एक कंसर्न जरूर है बीजेपी के लिहाज से, सतर्कता के लिहाज से, लेकिन पार्टी ये मानकर चल रही है, पार्टी के रणनीतिकार जो कि चुनाव पूरे कैंपेन को देख रहे हैं वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि वोटिंग तक ये कोई फैक्टर रहेगा नहीं। एक तो संगीत सोम की बात कर लें, उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो किसी बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट को जो कि केंद्र में मंत्री हैं उनको हरवाने में योगदान दे सके, या दूसरी चीज़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर सके। साथ ही साथ इस बात को भी पार्टी मान के चल रही है कि आखिरकार वोटिंग के समय छत्रियों के पास ऑप्शन क्या होगा, ठाकुरों के पास ऑप्शन क्या होगा, क्या वो पीएम मोदी और योगी का चेहरा नहीं देखेंगे? इसमें कोई डर नहीं कि कैंडिडेट के तौर पे डॉक्टर संजीव बालियान की अगर आप बात करें तो उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, उनके खिलाफ नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि पीएम मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा, जयंत चौधरी का साथ आना, तो ऐसे कंडीशन में उस सीट में अंततः कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी ऐसा नजर नहीं आएगा। पश्चिम यूपी में 2-3 सीट पे बीजेपी को टफ फाइट नजर आ रहा है, लेकिन अंत में रिजल्ट आपको ठीक नजर आएगा। कुछ चीज़ें एजम्पशन पे होती हैं, जैसे इसके पहले बिहार के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, काराकाट की सीट आपके इस एजम्पशन पे है कि पवन सिंह अभी चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह वोटिंग तक चुनावी मैदान में रहेंगे, इसमें बड़ा संदेह रहेगा। और आप ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 2 लाख जो राजपूत वोटर हैं वो पवन सिंह को दे देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। बीजेपी के लोग लगातार उनसे संपर्क में हैं और बहुत संभव रहेगा कि पवन सिंह अपने कैंडिडेचर वापस ले लें। तो चाहे वेस्टर्न यूपी का केस देख लें, काराकाट को देख लें, बहुत सारे एजम्पशन के आधार पर चल रहे हैं, नतीजे कुछ और बताएंगे। जी ठीक, अब आइए जरा रोहिलखंड की तरफ बढ़ते हैं। सौरभ जी, हाँ बोलिए। देवेंद्र जी, हम लोग एजम्पशन पे सर्वे नहीं करते, ये ग्राउंड की रिपोर्ट होती है। आपको भी पता है उपेंद्र कुशवाहा के पिछले 5 साल में क्या पॉलिटिकल मूवमेंट रही है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दिल पे मत आपके लीजिए, लिए नहीं है, नहीं कहा ये हमारे आपका लोगों के सर्वे है, चुनाव का नतीजा नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, वहाँ पे काराकाट में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके चलते आप ये कहें कि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोहिलखंड की बात कर लेते हैं। ये वो रोहिलखंड जहां बीजेपी को नुकसान हुआ था 2019 के चुनावों में। 12 सीटें इसमें हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं लोकसभा की, और 11 सीटें यहां बीजेपी जीत रही है। आरएलडी 1 सीट जीत रही है और समाजवादी पार्टी को यहां पर झटका लग रहा है, 1 भी सीट नहीं जीत रही है। जब हम रोहिलखंड की बात करें तो रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, भावेश, इन सब सीटों को गिनना होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो राहुल जी कह रहे थे कि वहाँ पे जो बीएसपी का कैंडिडेट है उससे बीजेपी को मदद मिल रही है कि नहीं, आप देखिए पूरे सीट वाइज जब एनालिसिस करेंगे तो बीएसपी के कैंडिडेट से बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटों पे मदद मिल रही है। जिस तरह का उन्होंने कैंडिडेट दिया, अधिकतर सीटों पे जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए उस तरह। उसके बाद इस एरिया में आप देखेंगे कि यादवों का भी एक तबका बीजेपी की तरफ, जो हिंदुत्व के नाम पे, जो राम मंदिर के नाम पे एक पोलराइजेशन हो रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। यदि इस तरह की इस पूरे बेल्ट में आपको लगता है रिलीजियस पोलराइजेशन एक फैक्टर होगा? पूरे यूपी में, यूपी में आप देखेंगे, इसी बेल्ट में नहीं, पूरे यूपी में देखेंगे कि रिलीजियस बेल्ट पे बीजेपी का खुद का अपना वोट बैंक लगभग 50% के आसपास। उसके बाद राम मंदिर बनने के बाद उस पर जो एडिशनल वोटों का जो पोलराइजेशन हो रहा है वो बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में। जरा बड़ी सीटें बताइए यहाँ की। रामपुर, यहाँ पे जो रोहिलखंड की जो सारी सीटें, बिजनौर हो गया, ज्योतिबा फूले नगर हो गया, पीलीभीत हो गया, बदायूं हो गया, बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, शाहजहांपुर हो गया, रामपुर हो गया, नगीना हो गया, संभल, अमरोहा, आमला। तो रामपुर और संभल पर हम लोगों को जरूर बात करनी चाहिए। जो ये सीटें जो हैं, ये समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी। रामपुर में अब आजम खान तो चुनाव लड़ नहीं सकते, और वो चाह रहे थे यहाँ पर आकर के अखिलेश यादव चुनाव लड़े, वो भी नहीं लड़े। तो अगर आजम खान ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया, समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल कैंडिडेट भी दे दिया। अब वो ऐन वक्त तक का इंतजार कर रहे हैं कि जब तारीख आ जाएगी, लास्ट डेट आप नॉमिनेशन वापस लेने की, उस दिन उनमें से कोई एक वापस ले लेगा। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन वहां पर है, और आजम खान ने कहा कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं चुनाव में नहीं उतरूंगा, प्रचार में भी नहीं उतरूंगा। चिट्ठी लिख करके उन्होंने ये जारी कर दिया था। और रामपुर आपके हिसाब से जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, जो बाईपोल में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन रामपुर पर हर्षवर्धन जी, देखिए रामपुर में जिसको कहते हैं ना कि घर की लड़ाई समाजवादी पार्टी पर बहुत भारी पड़ रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत कम थे। घनश्याम लोधी वैसे भी आजम खान के पुराने साथी रहे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और रामपुर में जो एक मौलाना को खड़ा कर दिया अखिलेश यादव ने, ये आजम खान को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने लोगों को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि दूसरा कोई हमारे यहाँ आकर राजनीति करेगा, यही वो नवाबों को भी पसंद नहीं करते थे। तो कुल मिलाकर घर की लड़ाई रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को एज दे रही। रामपुर अखिलेश यादव को आजम खान हरा रहे हैं, आजम खान हरा रहे हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। कहावत है ना सौरभ जी, घर को आग लगा दी घर के चिराग ने।
तो वही है, आजम खान ने रामपुर के अंदर आग लगा दी, उन्होंने अब किसी ने चिराग रखा ही हो आग लगाने के अलावा और काम क्या किया आजम खान ने, बताइए। नहीं, लेकिन आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा तो नहीं किया था। आपके बड़े नेता हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आपको जमीन पर उतरकर उनके साथ लड़ना चाहिए था। और एक समय में तो अखिलेश यादव ये मानते थे कि ठीक है, इसी में कट्टू साइज हो जाए, जेल में जाके अखिलेश यादव उनसे मिल रहे हैं। अभी जाके मिल के लड़ाई लड़े, बताइए। अभी जाके मिल के आए। इसके पहले शिवपाल को जाना पड़ता था, वो तो जाते भी नहीं थे। आजम खान से मिलने भी नहीं जाते थे, उनकी कोई बात नहीं सुनते थे अखिलेश यादव। ऐसा नहीं है, अभी तो जाके मिलना पड़ा क्योंकि अब तो उनको मजबूरी दिख रही थी। तो ठीक है, मतलब अभी के एक चीज और ये भावेश बेटर बताएंगे, क्योंकि हमें जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स मिलती हैं, आजम खान, अब ये एक बड़ा परसेप्शन बन गया ना, रामपुर मतलब आजम खान, रामपुर कह रहे हैं, तो रामपुर में चूंकि जीशान खान को बसपा ने टिकट दिया है, तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम। रामपुर मतलब आजम खान, ये ऐसा बन गया था। लेकिन वहां से जो रिपोर्ट आती है वो बताती है कि आजम खान कोई बहुत पॉपुलर नहीं है वहां पर, मुसलमानों के बीच में भी बहुत बड़ा तबका है जो नहीं पसंद करता आजम खान को। देखिए, धीरे धीरे अब ये हसन के कारण भी ऐसा हुआ ना कि मुसलमानों के बीच में जो है वो एक ढंग का विभाजन हो गया है। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हसन साहब के जो सीट कटवाने में वो मान करके चलते हैं कि आजम खान की बड़ी भूमिका रही है। और आज आपने देखा भी होगा कि जब उनका सीट कटा था तो उन्होंने कहा भी कि मैंने तो उनसे कोई ऐसा तो कुछ किया नहीं था जिससे वो मेरे उन्होंने मुरादाबाद में एसटी संघ का टिकट कटवा दिया, उससे कारण भी जो है वो असर पड़ा है। अब दूसरी सीट संभल की सीट, मतलब संभल में भी मुस्लिम प्रतिशत काफी ज्यादा है, 30-35% के ऊपर है शायद। मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम वोटर ही निर्णायक है इसमें, फिर भी बीजेपी के खाते में जा रही है। मुस्लिम बाहुल्य नहीं है, मुस्लिम एक अच्छा प्रोपोर्शन है, 30% से ज्यादा वोट वहां पर मुसलमानों का है। और वो संभल जो पिछली बार सपा जीत गई थी, शफीकुर रहमान बर्ग जीते थे, अब नहीं रहे वो सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। क्या आपने वहां पाया? देखिए, ये सीटें पिछली बार सपा बसपा के कॉम्बिनेशन के वजह से बीजेपी हार गई। तो 2014 में बीजेपी ये सीट जीती हुई थी, और वो तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। मुस्लिम एक अच्छी खासी तादाद में, लगभग 35% के आसपास मुस्लिम वोट जरूर है वहाँ पे, लेकिन जिस तरह का पोलराइजेशन वहाँ पे, हिंदू पोलराइजेशन, मुस्लिम पोलराइजेशन होता है, उसमें बीजेपी के लिए फायदेमंद है, ये सीट जीत सकती है। दूसरी तरफ बसपा भी है एक जो वोट काटेगी, और वो एंटी बीजेपी वोट काटेगी, को दे दिया है। बिल्कुल, जो एंटी बीजेपी वोट जितना काटेगी फिर उसको बीजेपी के लिए एक ज़्यादा आसानी हो रहा है। तभी मैं कह रहा था, इस पूरे रीजन में आप देखें बसपा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बसपा बीजेपी को जिताने में अहम रोल अदा कर रही है। अच्छा, अमरोहा का तो बता दीजिए। दानिश अली गए जरा बसपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं अमरोहा से। अब उनको कांग्रेस में क्यों इतनी उम्मीद दिखाई दी, ये मेरे लिए आज भी एक पहेली है। हा? मेरे ख्याल से जब दानिश अली पहले जेडीएस के नेता हुआ करते थे 2019 में, जस्ट पहले, क्योंकि जेडीएस और बीएसपी का कर्नाटका में अलायंस हुआ था, तो उसके बाद एक समझौता के तहत दानिश अली बीएसपी ज्वाइन किया था। उन्होंने अमरोहा सीट से चुनाव लड़ा था, और एक जो अलायंस हुआ था जिसके वजह से दलित मुस्लिम उस सीट पे पर्टिकुलरली उनको फ़ायदा मिल गया था। अब इस बार देखिए, दानिश अली के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकमेंसी, आप यदि सिर्फ मुस्लिमों से भी वहाँ बात करेंगे तो वो भी कहेंगे वो दानिश अली को पसंद नहीं करते। वहाँ भी बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट है जिसका अच्छा खासा जनाधार है, और मैं कह रहा हूँ ना कि यदि बीएसपी को सबसे ज्यादा किसी को हराना होगा तो दानिश अली बीएसपी को है। नहीं, ये सही कह रहे हैं, मैं यही कहने जा रहा था। बहन जी तो इन चीजों को दिल पे लेती है ना। वहां मुजाहिद हुसैन को लड़ाया है, और वो दानिश अली को चुनाव हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार। तो सही कह। और भारतीय, और एक चीज ये सच है कि दानिश अली कभी पॉपुलर लीडर नहीं रहे, कभी उनका बहुत प्रभाव नहीं रहा। एक कई बार होता है ना कि राष्ट्रीय राजनीति में कई लोगों की ऐसी छवि बन जाती है कि लगता है कि नहीं अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावी है। उनकी वैसे भी स्थिति बहुत खराब थी। मायावती हर हाल में उनका टिकट काटने वाली थी, उसको उन्होंने सेंस कर लिया, और इसलिए जो कहते हैं ना कि मौके पे चौका मार दिया और वो उधर चले गए। देखिए, तो कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मायावती वही इस बात उत्तर प्रदेश में करने वाली है अखिलेश यादव के साथ कि मैं तो जीतने नहीं वाली हूँ, लेकिन आपको भी मैं सीटें जीतने नहीं देने वाली हूं। लेकिन वो कई जगह भाजपा के लिए भी मुसीबत कर रही है। हाँ, मतलब भाजपा, लेकिन ज्यादा तो समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी कर रही है वो, कि किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी वहां जीते नहीं। और आप देखिए कि बीएसपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करेगी, और खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो बीजेपी के एक जो वोटर, लेकिन राहुल जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में बीएसपी और एसपी साथ लड़े थे, और ये मान करके चलते थे कि जितना ओबीसी, मुस्लिम और दलित
इससे बड़ा कोई सोशल कोएलिशन हो नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जाटों का वोट भी उनके साथ था। इस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी अपने किले को मजबूती से बचा पाई। ये ठीक है 6-7 सीटों का लॉस हुआ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो आरएलडी फैक्टर ज्यादा था, देखिए मैं अब बीएसपी फैक्टर कम था। अगर मेरठ में जो बीएसपी है वो देवव्रत त्यागी को खड़ा कर देती है और वहां पे 50,000-60,000 वोट जो त्यागी वोट है वो डिवाइड होता है, तो किसको लॉस होता है? मुझे मैं यही बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं बीएसपी ने इस लगता तरह है कि से त्यागी वोट जो है वो देवव्रत त्यागी के पीछे चला जाएगा। मेरठ के अंदर 10,000 15,000 वोट जरूर काट लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीत का अंतर कम हो जाएगा, लेकिन उससे कोई वही मैं बोल रहा हूँ, परिणाम पर असर नहीं पड़ने बात वाला की है। है। ये नहीं कहा कि मेरठ में परिणाम पर असर होने वाला है, न गाजियाबाद में परिणाम पर असर होने वाला है। जो डिफरेंस है जो जीत का, वो बहुत बड़ा। अरुण गोविल चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल क्लियर चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल। अब भाई प्राची वहां की है बुलंदशहर की, आपने वहां की बात नहीं की अभी तक। बुलंदशहर की बात तो बताइए। बुलंदशहर तो सेफ सीट है, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे डॉक्टर। बिल्कुल, बीजेपी के लिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। वैसे 2014-2019 में बीजेपी तमाम मुश्किलों के बावजूद भी ये सीटें जीती है। दिल्ली से बहुत सटा हुआ नज़दीक है, आप देखेंगे यहाँ से लगभग ग्रेटर नोएडा से 70-80 किलोमीटर के आसपास ही है। आपका घर है तो आपको पता है। गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है आसानी से, बागपत आरएलडी निकाल रही है, गौतम बुद्ध नगर जहां हम इस वक्त बैठे हैं ये भारतीय जनता पार्टी सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की बात हमने कर ली, भाजपा के पास जा रहा है। अब सेंट्रल यूपी की बात जरा कर लेते हैं। केंद्रीय यूपी 13 सीट है यहां पर, और इन 13 सीटों में बीजेपी जीत रही है। 11 सीटें हमारा अनुमान है, और सपा 2 सीटें निकाल सकती है। ये हमारे पोल का असेसमेंट है। सेंट्रल यूपी की 13 में से भाजपा 11, सपा 2, कांग्रेस 0। अब ये सीटें कौन सी हैं? अलीगढ़ के आगे से सब सेंट्रल यूपी। जो सेंट्रल यूपी में आपका हो गया अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और हाथरस तक। जी ठीक, तो ये जो 12 सीटें हैं। मैनपुरी में क्या बुंदेलखंड का ही बता देते हैं। 4 सीटें बुंदेलखंड की हैं और चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहां सपा और कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही। चारों की चारों सीटें बुंदेलखंड की वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। तो सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड कमोबेश 2 सीट छोड़ दीजिए तो सारा भाजपा की हो जाता है। लेकिन फिरोजाबाद पे सपा जीत रही है, जीत रही है सपा। सपा जो है उसकी पूरी कोशिश थी। पिछली बार इसलिए हार गई थी क्योंकि जो शिवपाल यादव हैं वो जो है अलग होके उन्होंने चुनाव, यहाँ से लड़ कौन रहे हैं? रामगोपाल यादव जी के बेटे अक्षय यादव लड़े हैं। अक्षय यादव पिछली बार भी लड़े थे और हारे इसलिए थे क्योंकि शिवपाल यादव वहां खड़े हुए थे अलग पार्टी बना के। तो अब वो जो समीकरण है वो, तो पहली घर की सीट यादव परिवार की घर की पहली सीट फिरोजाबाद जो जा रही है सपा के पास। दूसरी घर की सीट मैनपुरी, जबकि मेन सीट तो यही है जहां से डिंपल यादव लड़ी हैं। और उनके सामने से किनको उतारा है भाजपा ने? जयवीर सिंह जो मंत्री हैं। जी हाँ, जो मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनको उतारा है। इस कॉन्टेस्ट में भी सपा जो है लीड ले रही, सपा निकाल ले रही। तो मैनपुरी फिरोजाबाद दोनों सीटें सपा ले जा रही है। हर्षवर्धन जी नहीं, मुझे लगता है कि बहुत अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन इतना आसान फिरोजाबाद नहीं होगा। ठीक है, अक्षय यादव घर का झगड़ा था वो ठीक हो गया है, लेकिन अभी 2-3 बड़े जो यादव परिवार हैं, जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो मुलायम सिंह यादव के साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। पिछले कुछ समय में इन सीटों पर, जिसको हम घर की सीट मानते थे मुलायम सिंह यादव की, वहां पर बहुत से नेता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। तो निश्चित तौर पर परिवार एक साथ है, रामगोपाल शिवपाल एक साथ दिख रहे हैं, अभी अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। तो फिरोजाबाद मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, बहुत कांटे का मुकाबला मुझे दिखता है। मैं एक पॉइंट ऐड करूं, अभी तक हमने जितने भी सर्वे किए थे उसमें फिरोजाबाद में बीजेपी आगे दिखाई देती थी, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पे कैंडिडेट देने में बहुत लेट किया। अभी तक क्लैरिटी नहीं थी कि बीजेपी किसको कैंडिडेट देगी। शायद बीजेपी के अंदर ही कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। आज शायद बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस किया, इसलिए इस सर्वे में जब हमने किया तो वो दिख रहा है, जिसकी चर्चा हर्षवर्धन जी कर रहे थे कि यादवों का एक तबका बीजेपी के साथ है। वो लास्ट में दिख रहा था कि यादव जो टूटते हुए दिख रहा था वो नहीं टूट रहा, जिसकी वजह से इस सर्वे में हमें ये दिख रहा था कि ठाकुर कैंडिडेट दिया है, उसका कोई असर होगा? ठाकुर शायद किसी और वजह से दिया गया, मुझे नहीं लगता ठाकुर यहाँ पे यदि बीजेपी को जीतना तो यादव वोटरों को रामगोपाल यादव आज मैनपुरी में थे, उनसे हमारे सहयोगी शोएब रजा ने बात की है। अब देखिए जरा उनका क्या दावा है। प्रोफेसर साहब, क्या देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश देश को दिशा देने जा रहा है। अब की बात बीजेपी को हरा के दिल्ली से बीजेपी की सरकार का खात्मा करने जा रहा है, हमें यही दिखाई पड़ रहा है।
लेकिन बीजेपी कह रही है कि 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 80 की 80 सीटें हारने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपने क्षेत्र पे कंसंट्रेट करना चाहिए। बनारस पे वहां से प्रधानमंत्री क्या राजनीतिक नुकसान में है क्या? 77 में इंदिरा गांधी हारी थी रायबरेली की नहीं हारी थी, वही स्थिति है। एक प्रोफेसर वो बोल रहे थे तो हमारे पास भी एक प्रोफेसर है, आप ही जवाब दीजिए। मेरे पास इस भाषा का जवाब नहीं है। मतलब ये तो राजनीतिक तुकबंदी है जिसमें रामगोपाल जी कह रहे हैं कि देखिए 77 का मौसम अलग था, मिजाज अलग था। उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पूरे देश भर में माहौल था। यहाँ तो पहली बार ऐसा हुआ जो सत्ता पक्ष में लहर चल रही है, उसमें तो आप अपनी नाव बचा लें ये बहुत मुश्किल है। और उसमें समाजवादी पार्टी का मैं देख रहा हूँ 3-4 सीटें आ जा रही हैं। ये जो जिसको कहते हैं ना, इसे ईश्वर का प्रसाद मान करके उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। वो कह रहे मोदी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाएं, बनारस बचाइए। अब देखिए कई बार राजनीतिक विक्षिप्तता की भी सीमा होती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि राजनीतिक तौर पर वो विक्षिप्त है, लेकिन यही कहना होगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आप आकलन इससे कर सकते हैं कि आज से 5 दिन पहले अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के लिए चुनाव सभा करने गए हैं। ये अपने आप में प्रतीकात्मक सिर्फ नहीं है, ये इस बात का द्योतक है, इस बात की ओर संकेत करता है कि समाजवादी पार्टी के पास न सिर्फ लड़वाने वाले लोगों की भी दुविधा है, बल्कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाकर के मैदान में नैरेटिव कैसे खड़ा करें। अखिलेश यादव अकेले नहीं है, कल राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है उनकी यूपी में। हाँ अरे भाई नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि देखिए राम गोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वैसे तो वो लगातार राज्यसभा में रहे और पार्टी में कभी भी उनको जमीन की नब्ज समझने वाले नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप किसी भी पार्टी से पूछेंगे तो वो तो ये कहेगा ही ना भाई, और इतना अधिकार तो उसको देना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं का थोड़ा तो मनोबल करे। वरना तो ये बात सच है, अलग अलग तरीके की बात कही जाती थी कि अभी रोजे वगैरह चल रहे हैं तो क्यों वो जाएंगे, कौन आएगा अखिलेश जी की भीड़ में, तो तब तक वो प्रतीक्षा करते रहे। प्रत्याशियों को लेकर जिस तरह की अदला बदली हुई है उत्तर प्रदेश में, वो इस बार कमाल की है कि कई सीटों पर 2-2, 3-3 बार प्रत्याशी बदलना पड़ा। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो रामगोपाल जी को भी पता है, शिवपाल जी को पता है और अखिलेश जी को तो पता ही है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए। देखिए हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि रोजे में जो भाग लेते थे वो रोजे से मुक्त हो, इस चीज का इंतजार कर रहे थे अखिलेश जी। जब वो रोजे से मुक्त हो तभी तो वो उनकी सभाओं में आएंगे। आप क्या मान करके चल रहे हैं सिर्फ मुस्लिम ही वोट करते हैं समाजवादी पार्टी को? नहीं, लेकिन एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, ये तो सच है ना। इसको लेकर कोई बहुत, उन्होंने जब शुरुआत भी की थी तो भी पीडीए कहा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जब उनको समझ में आएगा कहीं आया कि रिएक्शन न हो जाए तो उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से आधी आबादी, अगड़ा और जाने क्या क्या बोला। तो मुझे लगता है ये तो सच है ना कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के सामने जो विपक्षी गठजोड़ है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठजोड़ हो, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है कि मुसलमान एकमुश्त वोट करेगा या नहीं करेगा। उपसंहार में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जो है वो मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुसलमानों के हितों।